स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों का जो प्यार है हमारे ऊपर वो ऐसे ही बरकरार रहेगा, इस प्रकार की हम उम्मीद ही नहीं आशा करते हैं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में संधि जो अपना प्रकरण था वो अपन पढ़ चुके थे और इससे पहले की जो अपनी लास्ट कक्षा हुई थी वो क्लास हुई थी संधि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको लेके, और वो सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अब अपन बात करते हैं नए प्रकरण के साथ, और जो नया प्रकरण है इस श्रृंखला में अपना वो रहेगा समास। और समास के सामान्य परिचय के साथ आप सभी दोस्तों से मैं जुड़ने का प्रयास करूंगा। बात करते हैं समास की कि समास क्या है। यदि मैं बात करूं समास शब्द की, समास शब्द का अपन शाब्दिक विच्छेद करें तो ये होता है सम धन आस। ठीक है दोस्तों, सम धन और आस, इससे बना है समास। यदि इसके अर्थ की बात करें, सम का अर्थ होता है पास। क्या दोस्तों? सम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पास, और आस का अर्थ होता है बैठाना। क्या समास के शाब्दिक विच्छेद की बात करें तो वह सम धन आस, और सम की बात करें तो सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। अब सवाल है, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि समास का अर्थ हुआ पास बैठाना। अब मस्तिष्क में एक सवाल बनता है या एक प्रश्न आता है कि किसको पास बैठाएं भाई, किसे पास बैठाएं कि वो समास की परिभाषा पूर्ण हो जाए। तो बात करें क्या वर्णों को पास बैठाएंगे, क्योंकि अपन इससे पहले चर्चा कर रहे थे संधि की, और संधि में वर्णों की अपन चर्चा कर रहे थे। और जो व्याकरण है, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण ही माने जाते हैं। तो क्या वर्णों को पास बिठाएंगे तो क्या समास हो जाएगा? नहीं दोस्तों, वर्णों को पास बिठाने से समास नहीं होगा। समास होगा दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को पास बैठाएं। क्योंकि इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो था पास बैठाना। अब किसको पास बैठाएं दोस्तों? वर्णों को पास नहीं बैठा के किसको बैठाएंगे? शब्दों या पदों को। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मध्य में जो विभक्तियां चिन्ह होती है उन सभी विभक्ति चिन्हों का लोप करने के बाद इनको एक जगह बिठाया जाता है या एक जगह करा जाता है, संयुक्त करा जाता है। तो वही क्या होता है? समास होता है। लोप किसका करते हैं दोस्तों? लोप करेंगे विभक्ति चिन्हों का। अब बात करते हैं, यहां मैंने लिखा शब्द और पद। अब मस्तिष्क में फिर सवाल आता है, तो क्या शब्द और पद अलग अलग हैं? बिल्कुल दोस्तों, शब्द और पद दोनों अलग अलग होते हैं। बात करते हैं शब्द और पद के बारे में। अब इसकी सामान्य सी परिभाषा हुई कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मध्य विभक्ति चिन्हों का लोप करके एक जगह बिठाना या पास पास लाना, वो क्या होगा? समास होगा। बात कर लेते हैं एक बार शब्द और पदों की। मैं बात करूं कि शब्द और पद, शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। अपन कई बार मान भी लेते हैं और मानते भी हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन इनमें छोटा सा अंतर है। जैसे मैं बात करूं कि एक शब्द है राम। राम क्या है? एक शब्द हुआ, किसी व्यक्ति का नाम है, और ये कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये राम क्या है? एक शब्द है। लेकिन इसी राम का मैं किसी वाक्य में प्रयोग कर दूं, क्या दोस्तों, कि इसी राम शब्द का मैं किसी वाक्य में प्रयोग कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं राम स्कूल जाता है, या फिर राम खाना खाता है, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, उसके बाद जब राम शब्द का, ये यहां तक क्या था? शब्द। इसी शब्द का यदि मैं वाक्य में प्रयोग कर दूं तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद क्या होगा दोस्तों? ये एक पद बन जाएगा। और इसीलिए आपने पद परिचय, अपने एक प्रकरण है व्याकरण में, वह पद परिचय ही होता है, वो शब्द परिचय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको शब्द परिचय नहीं बोल सकते, क्योंकि इस शब्द को अपन ने किस में प्रयुक्त करा है? वाक्य में। और कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? पद। इसीलिए पद परिचय अपने एक प्रकरण है, उसको शब्द परिचय अपन नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे पद परिचय। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा शब्द और जो पद है इसमें क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं अपन
समास के वापस बात करते हैं। बात कर रहे थे समास क्या होता है कि जब दो पदों या दो शब्दों के मध्य से विभक्ति चिन्हों का लोप करके उनको एक जगह लिया जाता है तो उनको क्या कहेंगे, समास कहेंगे। इससे पूर्व में अपन ने बात करी थी संधि की। संधि की यदि बात करें, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, क्या हुआ दोस्तों, दो या उससे अधिक वर्णों का मेल, ये क्या होगा, दो या उससे अधिक वर्णों का मेल होगा तो वहां होगी संधि। ठीक है, और बात करें समास की तो समास हुआ दो शब्दों या पदों का मेल। मेल इसमें भी होगा, मिलाप होगा, एक जगह होगा उसमें भी मिलाप होता है, लेकिन उससे वर्णों के मेल के बाद क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है और उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। इसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। बात करें समास की तो दो शब्दों या पदों का जो मेल होगा उसे क्या कहेंगे, समास कहेंगे। यदि संधि शब्द का मैं विलोम शब्दों की बात करूं तो इसका होता है विग्रह या फिर विच्छेद। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि संधि शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो संधि शब्द का विलोम शब्द है विग्रह, और समास के बाद विलोम शब्द की बात करें तो होता है व्यास। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद बात करेंगे समास के भेदों की। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी को नोट डाउन करते हुए चले, नहीं तो आप है ना इनके टाइम से टाइम स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है दोस्तों जी, अब बात करते हैं, बात आती है समास के भेदों की। अपन ने चर्चा करी कि समास क्या होता है। ठीक है, समास की परिभाषा और समास शब्द का क्या विलोम शब्द है, वो होगा व्यास। इसके बाद बात करते हैं समास के भेद। यदि मैं समास के भेदों की बात करूं तो इसके भेद होते हैं 6। कितने दोस्तों, 6 भेद हैं, और वो हैं भेद होंगे 6, जिसमें पहला होगा अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद होगा दोस्तों इसका, वो होगा तत्पुरुष समास। तीसरे भेद की अपन बात करें तो वो होगा कर्मधारय समास। चौथा इसका भाग होगा या चौथा भेद होगा वो होगा द्विगु समास। और पांचवा इसका भेद होगा वो होगा द्वंद्व समास। और इसका जो अंतिम भेद होगा समास। और इसका जो अंतिम भेद या छठा भेद होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के कितने बहुत भेद हैं दोस्तों, समास के भेद हैं 6। कितने, 6 भेद। यदि मैं बात करूं इसके मुख्य तौर पे भेदों की, या फिर बात करें पदों की प्रधानता के आधार पर, ये हैं मुख्य तौर से इसके भेद। और बात करते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद ये होंगे दोस्तों 4। कितने दोस्तों, 4। बात करते हैं इन चारों भेदों की भी। 4 भेद, जिसमें पहला है, पहला जिसका प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम या पूर्व पद प्रधान हो। या फिर दूसरा जो भेद होगा वो होगा जिसका द्वितीय पद प्रधान हो, द्वितीय पद प्रधान। और तृतीय बाकी दोनों पद प्रधान। तीसरा होगा इसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान। और जो चौथा है इसका भाग वो है अन्य पद प्रधान।
जिसका न तो प्रथम पद प्रधान हो और न जिसका द्वितीय पद प्रधान हो और न ही दोनों पद प्रधान हो, वो होगा अन्य पद प्रधान। अब इनकी बात करेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से समास आएंगे। इसके अंतर्गत आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। द्वितीय पद प्रधान की यदि बात करें हैं, जिस जिस समाज में द्वितीय पद प्रधान होता है वो है 3, और जिसमें पहला होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, और दूसरा होता है कर्मधारय समास, और इसमें तीसरा होता है द्विगु समास, द्विगु समास। बात करें ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और वो समास है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और जो अन्य पद प्रधान की बात करें तो अन्य पद प्रधान जो होता है वो होता है बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के भेदों की अपन बात करें तो समास के भेदों में हुआ कि इसके जो भेद हैं, भेदों की यदि बात करें, प्रश्न ऐसे आ जाए कि समास के कुल कितने भेद हैं, तो आपको बताने हैं 6 भेद हैं। और 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा होगा कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व, और जो छठा समास है वो होगा बहुव्रीहि समास। यदि प्रश्न समास के भेद डायरेक्ट न पूछ के वो पूछ ले कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो वो भेद होंगे 4, और 4 होंगे। प्रथम पद की प्रधानता के आधार पर बात करें तो होगा अव्ययी भाव समास, और द्वितीय पद प्रधान के आधार पर बात करें तो जिसमें होंगे 3 समास, और वो है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है। उसके बाद बात करें जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ऐसा कौन सा समास है? वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है। और अन्य पद प्रधान की बात करें उसके आधार पर है समास का एक नाम, और वो है बहुव्रीहि समास। उम्मीद करता हूं भेद आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका आप नोट डाउन कर लें। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि समास की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, क्यों समास व्याकरण में जोड़े गए। ऐसा प्रश्न अपने मस्तिष्क में आना भी स्वाभाविक है कि क्यों समासों की अपने को आवश्यकता पड़ी। बात करते हैं आवश्यकता की। आप जानते होंगे या सभी लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा को संक्षिप्त करने का प्रयास करते हैं और उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। समास की आवश्यकता पड़ी दोस्तों, समास की आवश्यकता पड़ी भाषा को संक्षिप्त बनाने के लिए। संक्षिप्त बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति हो अपनी भाषा को अच्छे बनाने के लिए या संक्षिप्त बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है? समास का। और इसीलिए समास की लोगों को आवश्यकता हुई। जैसे बात करें, पहले बोलते हैं विश्व का भरण पोषण करने वाला आ रहा है। यदि कोई विश्व का भरण पोषण करने वाला है, अगर यदि वो आ रहा है तो मैं बोलूं, उदाहरण ले रहे हैं इसका कि किस प्रकार इसको संक्षिप्त करेंगे कि विश्व का भरण पोषण करने वाला। क्या उदाहरण? विश्व का भरण पोषण करने वाला। यदि कोई विश्व का भरण पोषण करने वाला है तो क्या उसको इसी नाम से बोलेंगे? हर बार बोलेंगे तो भाषा बहुत बड़ी हो जाएगी, सेंटेंस बड़े बड़े हो जाएंगे। इसीलिए इनको संक्षिप्त करने के लिए क्या कर दिया गया? विश्व का भरण पोषण करने वाला अर्थात विश्वंभर। क्या दोस्तों? विश्वंभर। अब बोलेंगे इसको कि विश्वंभर आ रहा है। बोलने में भी अच्छा लगता है और भाषा भी क्या हुई दोस्तों? संक्षिप्त हो गई। इस प्रकार समास की आवश्यकता पड़ी संक्षिप्त बनाने के लिए, भाषा को संक्षिप्त बनाने के लिए। लेकिन आधुनिक जमाने की बात करें दोस्तों तो भाषा आजकल इतनी संक्षिप्त हो चुकी है, जैसे आप देखे होंगे व्हाट्सएप ट्विटर वगैरह पे इमोजी जो आते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपनी खुशी जाहिर करना चाह रहा है तो वो इस प्रकार का एक लोगो होता है। मैं भी देखे कई बार अचंभित हो जाता हूँ, ये एक लोगो है। यदि वो दुखी है तो ये लो सामने लोगो हो गया।
कि इतना संक्षिप्त कर दिया कि इस लोगों के माध्यम से आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर पा रहे हैं। और बात करूं यदि आप खुश हैं तो क्या है, इस प्रकार थोड़ी आंखें बड़ी हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया साफ खुशी का साइन। और भी बहुत से इमोजी हैं जो आप जानते हैं और ये आधुनिक जमाने की बातें हैं दोस्तों। बाकी बात करें पहले की, तो भाषा को इस प्रकार संक्षिप्त करा जा रहा था और आधुनिक जमाने में भाषा को इस प्रकार संक्षिप्त करा जा रहा है। अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो अपन जो महसूस कर रहे हैं, वो इन इमोजी के माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं, भाषा को छोड़ के सांकेतिक भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। तो आपने जो अपन ने आज पढ़ा वो पढ़ा समास क्या होते हैं, समास की परिभाषा और समास के जो भेद थे वो अपन ने जाने। और उसके बाद अपन ने जाना कि समास की क्यों आवश्यकता हुई, भाषा को संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाने लगा, समास का। और इस प्रकार अपन ने भेदों की बात करी थी और अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका पहला भेद अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, जो पढ़ेंगे अपन आगे वाली कक्षा में। तो दीजिए दोस्तों इजाजत, आने वाली कक्षा तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।